ठीक है। तो आज का जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे विदेश। विदेश में लंदन, है ना, अमेरिका और बाकी जो घटनाएं घटी वो सब आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब। पंजाब में क्रांतिकारी पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन क्लियर है। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण था भूमि कर, सिंचाई कर, अकाल, सूखा आदि। ये जो पंजाब की जो स्थिति थी वो मुख्य रूप से भूमि थी, और भूमि से जुड़ी भूमि कर, सिंचाई कर, अकाल, सूखा आदि ऐसी घटनाएं थी जिस पर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए यहाँ के कुछ लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जिसे हम क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, यानी पंजाब का क्रांतिकारी आंदोलन। इस आंदोलन को उभारने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है लाला लाजपत राय को। इसको जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को इसे उभारने का श्रेय जाता है, और लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब, इनको शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी ये दोनों जैसी ये उपाधियां प्राप्त थी। यानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते थे या शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय ने ही पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का शुरू किया था, जैसे तिलक ने महाराष्ट्र में किया था, यहाँ पंजाब में किया था। और ये जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय बहुत अधिक प्रभावित थे इटली के राष्ट्रपिता, जैसे भारत के राष्ट्रपिता हम कहेंगे महात्मा गांधी, उसी तरीके से इटली के राष्ट्रपिता से प्रभावित थे। बल्कि कह लो इटली के राष्ट्रपिता जो थे वो लाला लाजपत राय के गुरु थे। क्या नाम था? इटली के राष्ट्रपिता जिनका नाम, जो लाला लाजपत राय के गुरु थे, और उस गुरु का जो नाम था मैजिजे। क्या नाम था? उस गुरु का जो नाम था, इटली के जो राष्ट्रपिता थे, इटली के जो राष्ट्रपिता थे उनका नाम था मैजिजे, और ये जो थे ये लाला लाजपत राय के गुरु भी थे। लाला लाजपत राय के गुरु भी थे, और ये इटली के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ड्यूटी ऑफ माइंड। द ड्यूटी ऑफ माइंड, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द ड्यूटी ऑफ माइंड किसकी है, किसकी पुस्तक है? ये क्या है? ये पुस्तक है। ये एक पुस्तक है। किसने लिखी थी? तो कहोगे आप इटली के राष्ट्रपिता जिनका नाम था मैजिजे। ये इनसे प्रभावित थे, ये लाला लाजपत राय के गुरु थे। तो लाला लाजपत राय का जो साथ दे रहे थे, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय का इनका जो साथ दे रहे थे वो एक का नाम था अजीत सिंह, पंजाब के अजीत सिंह। ये पंजाब के जो अजीत सिंह है, ये ध्यान रखना, ये पंजाब के जो अजीत सिंह हैं ये भगत सिंह के चाचा हैं, ठीक है। और दूसरे थे मुरादाबाद के सूफी अम्बा प्रसाद।
मुरादाबाद के सूफी अंबा प्रसाद, ये मुरादाबाद के सूफी अंबा प्रसाद थे। अजीत सिंह ने एक संस्था स्थापित की, मुहिब्बाने वतन, मुहिब्बाने मुहिब्बाने वतन, याद कर लीजिएगा, मुहिब्बाने वतन, ये संस्था। और सूफी अंबा प्रसाद ने भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी, इन दोनों लोगों ने ये क्या स्थापित किया था? इन दोनों लोगों ने संस्था स्थापित की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अजीत सिंह ने मुहिब्बाने वतन के माध्यम से, अभी अजीत सिंह ने मुहिब्बाने वतन के माध्यम से, सूफी अंबा प्रसाद भारत माता सोसाइटी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध यानी करना शुरू किया था, विरोध करना शुरू किया था। ये घटना जो हम आपको सब बता रहे हैं, ये सब 1907-8 के बीच की घटनाएं हैं। इसी बीच में ब्रिटिश सरकार ने 1908 में क्रांतिकारी या क्रांतिकारी नहीं कहेंगे, अब ब्रिटिश सरकार की नजर में आतंकवादी अपराध अधिनियम पारित किया। तो आतंकवादी अपराध अधिनियम के तहत सब पे जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें मैं आपको बताया था तिलक को भेज दिया गया था मांडले जेल में, मैंने आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। इसी तरीके से इन लोग पर भी जो है कार्रवाई की जा रही थी। तो लाला लाजपत राय छोड़ करके भारत छोड़ करके ये चले गए थे, विदेश चले गए। अजीत सिंह को गिरफ्तार करके इनको मांडले जेल भेज दिया गया। और सूफी अंबा प्रसाद नेपाल की ओर भाग गए और इस तरह से लगभग 1909 के आसपास पूरी तरह से पंजाब का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया था। ध्यान रखिएगा, पंजाब का क्रांतिकारी आंदोलन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो ये इनमें से एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था, इनका एक साथ ये दे रहे थे 1 नंबर, और तीसरे नंबर एक और थे लाला हरदयाल, ये भी पंजाब में थे और ये भाग करके चले गए थे, कहां? अमेरिका चले गए थे। अभी फिर नाम आएगा, लाला हरदयाल भाग करके कहां चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। और इस तरह से पंजाब का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो लगभग समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी अपराध अधिनियम, जो क्रांतिकारी थे उस समय ब्रिटिश सरकार की नजर में वो आतंकवादी थे, जो सरकार के विरोध में जो काम करेगा, जो सरकार के विरोध में जो एक तरह से कहेंगे हम, मतलब लोगों को मारेगा या किसी तरीके से काम करेगा, जैसे आज हम लोग कह सकते हैं, तो वो क्या है? आतंकवादी। तो सरकार इनको आतंकवादी समझती थी, लेकिन भारत की नजर में सब क्रांतिकारी थे। तो इस तरह से ये पंजाब के शुरू करने का श्रेय मैंने आपको बताया किन किन लोगों ने किया, क्या किया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दिल्ली चलते हम लोग। अब बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन, का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था अमीर चंद। याद कर लीजिएगा, दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अमीर चंद कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, राज बिहारी बोस मत लगाइएगा। अमीर चंद नेतृत्व कर रहे थे। इनका साथ या सहयोग या सदस्य कह लें, इनके साथ कौन कौन थे? इनके साथ साथ में रास बिहारी बोस ये साथ दे रहे थे। बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास,
बसंत विश्वास, मनमत विश्वास, ये दो विश्वास बंधु साथ दे रहे थे। अवध बिहारी, अवध बिहारी ये साथ दे रहे थे। और एक और थे जिनका नाम था चरणदास, चरणदास। ये सब जो थे वो ये दिल्ली से जुड़े लोग थे। अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहोगे अमीर चंद। किसने कहोगे? अमीर चंद, चंद्र नहीं चंद्र। लेकिन अगर ये विकल्प नहीं रहेगा तो किसको मारोगे? राज बिहारी बोस। अगर दोनों रहेगा तो आप अमीर चंद को मारेंगे। ध्यान रखिएगा, राज बिहारी बोस को मत मारिएगा। अक्सर कुछ किताबों में लिखा है राज बिहारी बोस, तो राज बिहारी बोस गलत है। सही आंसर है अमीर चंद। तो अमीर चंद ने इन सब के नेतृत्व में दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। और सबसे पहला प्रयास ये किया गया कि दिल्ली में सबसे पहले प्रयास ये किया गया कि जो तत्कालीन जो वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग पर बम से, लॉर्ड हार्डिंग को बम से मारना। इसलिए इसमें से बसंत विश्वास यानी ये दोनों विश्वास बंधु और रास बिहारी बोस ये औरतों के वेश में, इसमें औरतों के वेश में यानी बुर्का में, बुर्का नहीं होता है मुसलमानों का बुर्का, ठीक है, तो ये औरतों के वेश में यानी बुरके पहन करके, बुर्का पहन करके ये और राज बिहारी बोस आदि लोगों ने प्लान बनाया कि किसको मारना है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग पर बम मारना है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम मारा गया था कब? 23 दिसंबर 1912 में। 23 दिसंबर 1912 में, 23 दिसंबर 1912 में विश्वास बंधु ये विश्वास बंधु दोनों ये, ठीक है, राज बिहारी बोस और बाकी कुछ और लोग थे, जिसमें से कहते हैं कि एक बैंक पर मनमत विश्वास और बसंत विश्वास एक बैंक पर चढ़ गए और वहां से जब लॉर्ड हार्डिंग का रथ निकल रहा था, यानी जिस पर ये बैठ करके निकल रहे थे, जिसपे घोड़े लगे होते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग को बम मारा गया। इस पे बम मारा, ये तो बम मारा लेकिन बच गया। लगता सही, इन लोग का निशाना सही नहीं था लग रहा। ये बच गया लेकिन कोचवान मारा गया, कोचवान मारा गया। बस फिर क्या था? सरकार ने धरपकड़ की शुरुआत की। सरकार ने क्या किया? धरपकड़ की शुरुआत की, लोगों को पकड़ना शुरू किया। जब लोगों को पकड़ना शुरू किया तो इसमें से कई लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से अमीर चंद और मनमत विश्वास, बसंत विश्वास, अवध बिहारी और चरणदास। लेकिन रास बिहारी नहीं पकड़े गए। मैं एरो बना दे रहा हूं। राज बिहारी बोस जो है ये भाग कर ये चले गए जापान। राज बिहारी बोस भाग करके जापान चले गए। अमीर चंद फांसी, मनमत विश्वास, बसंत विश्वास फांसी, अवध बिहारी इनको भी शायद फांसी थी, ठीक है। अवध बिहारी को क्या किया गया था? हाँ, अवध बिहारी को भी फांसी, यानी इनको भी फांसी। और चरणदास को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। क्लियर हो रहा आप लोग को? तो मैंने क्या कहा, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके नेतृत्वकर्ता अमीर चंद थे। अमीर चंद का साथ ये लोग दे रहे थे। इन लोगों ने मिलकर के लॉर्ड हार्डिंग पर बम मारा 23 दिसंबर 1912 को।
ये दोनों भाई जो थे वो औरतों के वेश में थे, बम मारा लेकिन बच गया, कोचवान मारा गया। पकड़ हुई, पकड़ होने के बाद इनमें से किसको फांसी दी गई, किसको छोड़ा गया और कौन छोड़ा गया, किसको आजीवन कारावास और कौन भाग गया। तो भागने वाले थे राज बिहारी बोस, अमीर चंद, बसंत विश्वास, मनोज विश्वास, अवध बिहारी, इन सबको फांसी दी गई और चरण दास को आजीवन कारावास मिला था। और इस तरह से दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हुआ। आगे ध्यान देना, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में ही क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया था। दिल्ली जो बम षड्यंत्र केस में जो जो गद्दारी की थी, कि दिल्ली बम षड्यंत्र केस में गद्दारी गद्दारी जिसने की थी, गद्दारी क्रांतिकारी, गद्दारी का नाम था, गद्दारी करने वाला क्रांतिकारी क्रांतिकारी का नाम था दीनानाथ मुखबिर। दीनानाथ, इसका नाम था दीनानाथ। ये एक तरह से मुखबिर बना था। मुखबिर शब्द आप लोग जानते हैं, दीनानाथ मुखबिर बन गया था ये क्रांतिकारी आंदोलन के समय। इसने बम षड्यंत्र केस में इसने क्या किया था, इसने धोखा दिया था। तो इस तरह से दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन लगातार होता रहा। यहां पर क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ है। अब आइए हम चलते हैं यूपी, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे पंडित सुंदरलाल, और इस पंडित सुंदरलाल का जो केंद्र था जहां से ये आंदोलन ज्यादा कर रहे थे, एक इनका था इलाहाबाद और दूसरा था इनका केंद्र बनारस यानी वाराणसी। दूसरा कौन था, वाराणसी। एक इलाहाबाद और दूसरा था वाराणसी। यहीं से बस इतना याद रखिएगा, यही क्वेश्चन उठेगा। यहां से इन्होंने, पंडित सुंदरलाल ने इलाहाबाद और वाराणसी ने इन्होंने जो है यहां से आंदोलन किया था। इन्होंने 1908 में कर्मयोगिनी, ये क्या है, समाचार पत्र। क्या है, कर्मयोगिनी नामक समाचार पत्र। क्या है ये, कर्मयोगिनी समाचार पत्र निकाला था। और इलाहाबाद से इन्होंने स्वराज्य, याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद से इन्होंने स्वराज पत्र प्रकाशित किया था। यह है पंडित। अब आपको मुझे कमेंट करके आपको बताना यह है कि क्या कर्मयोगी नामक किसी का पत्र या पत्रिका है, जो मैंने लेक्चर में आपको बताया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। कर्मयोगिनी, ये मैंने लिखा समाचार पत्र, एक कर्मयोगिनी पत्रिका भी है, किसने निकाला है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। कौन कौन लोग बता सकता है, जिसने रिवीजन किया होगा वो मुझे बता सकता है, जल्दी बताएं। हाँ बिल्कुल सही, अरविंद घोष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। महेश, बहुत अच्छे। अरविंद घोष ने, मैंने आपको पढ़ाया था कि पीछे, कि अरविंद घोष ने एक पत्रिका निकाली थी कर्मयोगिनी, और उसी में इन्होंने कुछ ऐसे ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, जिसके कारण उनको ऊपर क्या किया गया था, उन पर आरोप लगाया गया था और उनको आईपीसी धारा के तहत उनको जो है देशद्रोह पर मुकदमा उन पर कायम किया गया था। और कौन किसने दिया आंसर,
खुशबू, अरविंद घोष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसे में आप लोग याद करते रहिए, बाकी कोई किताब पढ़िए ना पढ़िए, मेरी राय यह है कि जो लोग टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अभी तत्काल देने वाले हैं, टीजीटी या पीजीटी का, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि मेरे नोट्स को पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें बस। ठीक है, अब क्योंकि समय का अभाव है तो मॉडर्न इंडिया भी खत्म तो कर ही देंगे, बाकी मॉडर्न इंडिया में मेरा टारगेट ये है कि मॉडर्न इंडिया आपका जो है, आज शायद 6-7 तारीख जो भी है, लगभग आपका 20 से पहले मॉडर्न इंडिया क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप जो कहोगे, आप चाहोगे तो मिडवल मिडवल शुरू करेंगे, आप चाहोगे मॉडर्न तो मॉडर्न को मिडवल शुरू करो तो मिडवल, या एंशियंट कहोगे तो एंशियंट, जो भी कहोगे, लेकिन अच्छा खासा उसमें भी खींच देंगे हम। लेकिन क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए। अगर आप लोग टीजी पीजी दे रहे हैं, सिविल वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के बाद क्लास हमारी रेगुलर चलती रहेगी, आप लोग सिलेबस आपका पूरा कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। ठीक, तो ये है आपका पंडित सुंदरलाल। ये भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, उन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आइए चलते हैं हम लोग विदेश। आप कहाँ चलते हैं? हम लोग विदेश चलते हैं कि विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, या तो इनके पैरेलल हुए हैं, या तो इनके पैरेलल हुए हैं, यानी पैरेलल मतलब समानांतर हुए हैं, जब यहां हो रहा तो वहां भी हो रहा था, या फिर यहां से जो भाग करके गए हैं उसके बाद उन्होंने विदेशों में जाकर क्रांतिकारी आंदोलन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन। कहां बात करते हैं? लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन, बिल्कुल सही है। लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन, लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय श्रेय जाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद कर लीजिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ये भारत के राजस्थान के रहने वाले थे। फिर ये लंदन चले गए, लंदन में जाकर के इन्होंने कुछ समय वहां रहे और बाद में वहीं से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। इसके लिए बाकायदा एक संस्था की स्थापना की 1905 में। याद कर लीजिएगा, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, जिनका नाम है समाजवादी नेता हिडमैन, 1905 में समाजवादी नेता हिडमैन, नोट कर लीजिएगा, हिडमैन के सुझाव पर वर्मा जी ने, ध्यान कर लीजिएगा, 1905 में समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर वर्मा जी ने एक संस्था स्थापित की, और उस संस्था का नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। क्या नाम है इसका? एक संस्था स्थापित की और संस्था का नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। याद कर लीजिए, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की किसने की? तो आप कहोगे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा गया, आप गलती नहीं करोगे, आप बता दोगे, मुझे कोई मसमत्ता बता दोगे। लेकिन अगर यह पूछा जाए किसके सुझाव पर किया था, तो आप कहोगे हिडमैन। ये नोट कर लीजिएगा, हिडमैन के सुझाव पर इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष स्वयं वर्मा जी थे। वर्मा जी मतलब श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इसके अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था अब्दुल्ला सोहरावर्दी। इनके उपाध्यक्ष का क्या नाम था? उपाध्यक्ष का नाम था अब्दुल्ला सोहरावर्दी। ये क्या थे? ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था अब्दुल्ला सोहरावर्दी। ये उपाध्यक्ष थे।
बस फिर क्या था, इन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन यहां से लंदन से शुरू कर दिया, और जो जो क्रांतिकारी लंदन भाग करके आता ये उसको शरण देते थे। जो भी भारत से भाग करके लंदन आता था ये लोग क्या करते थे, उनको शरण देते थे। अब शरण उनको अगर देते थे तो उनको शरण के लिए इन्होंने एक ऐसा काम किया कि एक हॉस्टल बनाया, और उस हॉस्टल का नाम है इंडिया हाउस। इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, वर्मा जी ने इन्होंने एक हॉस्टल हॉस्टल का निर्माण किया, और उस हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस लंदन में इन्होंने एक हॉस्टल, मतलब लोगों को बताया कि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक छात्रावास है। भाई हॉस्टल क्या होता है, छात्रावास। तो इन्होंने बताया कि छात्रावास है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि यहाँ पर क्रांतिकारियों को शरण दी जाती थी। यहाँ पर क्रांतिकारियों को बाकायदा शरण दी जाती थी, और यहीं से ये वर्मा जी पूरा संचालन, मुखिया यही थे, पूरा संचालन करते थे। यहां तक कि वीडी सावरकर भी जो भाग करके आए थे वो यहीं रह रहे थे। लंदन वीडी सावरकर भाग के आए थे, बताया था ना, वो यहीं रह रहे थे। तो इस तरह से पूरा बहुत सारे लोग जितने थे वो यहीं पर इसका संचालन कर रहे थे। लेकिन कितने दिन छुप सकते हैं, सरकार को भी खबर लग गई, और खबर किसने की, मीडिया ने। मीडिया यानी लंदन टाइम्स ने, ध्यान देना, किसने खुलासा कर दिया, लंदन टाइम्स पत्र ने। लंदन टाइम्स, लंदन टाइम्स पत्र, पत्र मतलब समाचार पत्र, लंदन टाइम्स समाचार पत्र ने वर्मा जी का खुलासा कर दिया, खुलासा कर दिया कि ये आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। किसके बारे में, सबके बारे में नहीं, वर्मा जी के बारे में। वर्मा जी को, उन पर वारंट निकल गया कि वर्मा जी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वर्मा जी जो है, यानी श्याम कृष्ण वर्मा जी, मैंने ऊपर लिखा था, श्याम कृष्ण जी वर्मा जी जो है वो भाग करके चले गए पेरिस। यानी श्याम वर्मा जी का हाल था मैंने, वर्मा जी ये लंदन से भाग गए पेरिस। क्यों, अगर ये नहीं जाते, अगर ये नहीं जाते तो पूरा पकड़े जाते, पूरा खुलासा हो जाता कि यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। इसीलिए यहां से ये चले गए। जब ये चले गए तो इनका जो नेतृत्व किसने किया, तो आप जान लें कि इनके बाद, यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी संस्था का जो नेतृत्व किया किसने, तो कहेंगे वीडी सावरकर, वो जो भाग करके गए थे यहां से, ठीक है, नासी षड्यंत्र केस में जो यहां से चले गए थे, याद होगा आपको, मैं पीछे पढ़ाया था। तो मैंने बताया वीडी, वीडी सावरकर, याद कर लीजिएगा, वीडी सावरकर जो जो भारत से गए थे, इन्होंने, वीडी सावरकर ने इंडिया, इंडिया होम रूल, इंडिया मैंने बताया ना, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी, यानी ये मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, आईएचएस, आईएचएस इंडिया होम रूल सोसाइटी का इन्होंने नेतृत्व किया। अब इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में बाकायदा एक 1857 की 50वीं वर्षगांठ मनाई। अब जल्दी से मुझे बताइए कि 1857 का विद्रोह, खुला विद्रोह कब शुरू हुआ, डेट बताइए मुझे, यानी वो महीने की डेट बताइए, किस महीने में किस दिन शुरू किया गया था, दिन मतलब तारीख, जल्दी मुझे बताइए कौन सी डेट है। विकल्प दीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताएं वो डेट क्या है। हाँ, कौन दिया है सबसे पहले, महेश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया है महेश जी ने, 10 मई 1857। अगर हम 10 मई 1857 में 50 वर्ष और जोड़ दें, है ना, यानी अगर हम 10 मई 1857 में 50 और जोड़ दे वर्ष, 50 वर्ष,
मैंने कहा ना 50वीं वर्षगांठ, अगर 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मई 1907। 10 मई 1907 में लंदन में, 10 मई 1907 में लंदन में 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। और इस 50वीं वर्षगांठ के सम्मेलन का जो नेतृत्व कर रहे थे जेठालाल पारिख, जेठालाल मोतीलाल पारिख उनका पूरा नाम था ये, ठीक है। यहां पर लंदन में जो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, किसका? 10 मई 1907 में जो सम्मेलन हो रहा था उसका नेतृत्व करने वाले जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष का नाम था जेठालाल, जेठालाल मोतीलाल पारिख। जेठालाल मोतीलाल पारिख ये इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने, ध्यान देना, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी समय वीडी सावरकर ने एक पुस्तक भी लिखी थी। आइए इस पुस्तक को देख लेते क्या है। वीडी सावरकर ने इसी समय मराठी भाषा में, कौन सी भाषा में, याद कर लीजिएगा, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने मराठी भाषा में पुस्तक लिखी। और पुस्तक का नाम था, उस पुस्तक का जो नाम था द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम है उसका? उसका नाम था इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में पहली बार क्या कहा गया था? इसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसमें ही कहा गया था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। ये मैंने आपको 1857 के समय मैंने आपको बताया भी था, है ना। वीडी सावरकर ने मराठी भाषा में द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में कहा गया था ये भारत जो 1857 का विद्रोह है, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह। ये बात किसने कही थी? वीडी सावरकर ने। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1909 को, 1 जुलाई 1909 को इंडिया होम रूल सोसाइटी का सदस्य, इंडिया होम रूल सोसाइटी का सदस्य जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, याद होगा आपको। मदन लाल ढींगरा ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ भारत के जो सचिव थे, भारतीय सचिव, पूरा नाम भारतीय सचिव, जिनका नाम था करजन वाइली। क्या नाम था? करजन वाइली। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 में करजन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? करजन वाइली को गोली मारकर जो है इनको हत्या कर दी थी। पूरा नाम था विलियम करजन वाइली। इतना याद रखिएगा, पूरा नाम है विलियम करजन वाइली। इतना ही याद रखेंगे आप, काफी है। तो इस तरह से याद रखिएगा। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या? जल्दी मुझे बताएं। अरे और लोग बताएं फटाफट जल्दी से। खुशबू कहना वीडियो नहीं आ रहा है, जल्दी बताएं फिर हम शुरू करें आगे। हेलो। हाँ आ रहा है। बीच में थोड़ा रुक गया था। आ तो रहा है भाई,
खुशबू आपका नेटवर्क देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में फंसेगा तो कभी कभी भाई नेटवर्क है। अब कल तो पूरा नेटवर्क नहीं था, अब आज भी एक एक में भी नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, तो बड़ा गड़बड़। चलो मैं दूसरे से वाईफाई करके क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो गोली मारकर हत्या कर दी करजन वायली की। जब करजन वायली की हत्या कर दी तो मदन लाल ढींगरा गिरफ्तार हुए, और इनको कब, इनको जो है 16 अगस्त 1909 में, इनको 16 अगस्त 1909 में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई, दे दी गई। याद कर लीजिएगा, मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। कार्रवाई जो है वीडी सावरकर पर भी हुई, वीडी सावरकर गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्योंकि वीडी सावरकर स्पष्ट रूप से फंस नहीं रहे थे इस मामले में, वीडी सावरकर पूरी तरह बरी हो रहे थे, तो सरकार ने इन पर आरोप लगाया नासिक षड्यंत्र केस। वो नासिक षड्यंत्र केस जहां से ये भाग करके लंदन वालों बंगाल वाले मामले में ये भाग करके चले गए थे। तो नासिक षड्यंत्र केस, ध्यान देना मेरी बात को, नासिक षड्यंत्र केस, सॉरी बंबई वाले मामले में नासिक षड्यंत्र केस में इनको फंसाया गया और कहा गया कि आप नासिक षड्यंत्र केस में शामिल हैं, इसलिए 13 मार्च 1909 में, सॉरी 1910 में इनको भी भारत के लिए रवाना कर दिया गया। वीडी सावरकर, मैं लिख देता हूं, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर को ऊपर नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र केस का आरोप लगाकर 13 मार्च 1910 में भारत लाया गया। ठीक है, 13 मार्च 1910 में भारत लाया गया और वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। जिनको जेल में डाल दिया गया, ये जेल में रहे, परमानेंट पड़े रहे, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण, 14 यानी 10 में जेल में गए थे, 1924 में ये रिहा हुए। रिहा क्या, बल्कि 1924 में, ऐसे समझ लो, रिहा नहीं कहेंगे, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुंबई के रत्नागिरी में इनको नजरबंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद मतलब है कि सारी सुविधाएं इनको दी गई, बस आप इनको किया है कि ये नजरबंद रहेंगे, लेकिन बाद में 1 वर्ष के अंदर ये छूट भी गए। जब ये छूट गए तो फिर इन्होंने हिंदूवादी प्रवृत्ति को इन्होंने फिर से शुरू किया, और इस बार इन्होंने हिंदूवादी प्रवृत्ति को शुरू करके 27 दिसंबर, ठीक है, कब, 27 सितंबर 1925, ठीक है, वीडी सावरकर के सहयोग से, क्योंकि ये थे, ये वीडी सावरकर के सहयोग से, ध्यान देना, वीडी सावरकर के सहयोग से 27 सितंबर 1925 में बाल हेडगेवर, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है केशव बलीराम हेडगेवर, केशव बलीराम हेडगेवर, याद कर लीजिएगा, ये नाम याद कर लीजिए, केशव बलीराम हेडगेवर। इन्होंने राष्ट्रीय
स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। यानी हम कह सकते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में केशव बलिराम हेडगेवर, किसके सहयोग से, तो कहेंगे वीडी सावरकर के सहयोग से। और इस आरएसएस का जो मुख्यालय अभी भी है, इसका मुख्यालय बनाया गया था नागपुर में। आरएसएस का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। तो इस तरह से लंदन का ये आपका क्रांतिकारी आंदोलन हम समाप्त करते हुए अब हम लोग चलते हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में, अमेरिका की बात करते हैं, सॉरी पेरिस पहले देखते हैं, अमेरिका बाद देखते हैं, पहले पेरिस देख लेते हैं, अमेरिका बाद लेते हैं, पहले पेरिस देख लेते हैं। पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का या वहां पर काम करने का जो श्रेय आता है वो है आपका मैडम भीकाजी कामा। क्या है, यहां पर जो नेतृत्व किया है मैडम भीखा जी, मैडम भीखा जी, मैडम भीखा जी रुस्तम, रुस्तम पूरा नाम क्या है, मैडम भीखा जी रुस्तम के आर कामा, के आर कामा। एक तो ये थे मैडम भीखा जी रुस्तम के आर कामा, ये एक महिला है। ये महिला जो है कहाँ के रहने वाली थी, ये महाराष्ट्रियन थी, महाराष्ट्र की थी, ये महाराष्ट्र की थी, याद कर लीजिएगा, ये महाराष्ट्र की थी। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था सरदार सिंह रेवा भाई राणा, सरदार सिंह रेवा भाई राणा। ये राणा कह लें इनको हम, ठीक है, और ये कामा कह लें। तो मैडम कामा और राणा, इन दो लोगों ने पेरिस के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। मैडम कामा को कहा जाता है भारत की क्रांतिकारियों की मां। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं भारत की क्रांतिकारियों की मां। मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां, इन्हें कहते हैं भारतीय क्रांतिकारी। आ चुका है, क्रांतिकारियों का रियो, क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय क्रांतिकारियों की मां किसे कहते, कहोगे मैडम कामा। मैडम कामा और राणा, इन दोनों लोगों ने यहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। और मैडम कामा 1907, ठीक है, मैडम कामा 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कहा हुआ, पेरिस में हुआ। पेरिस हुआ, पेरिस में कहा हुआ था ये, सॉरी जर्मनी में हुआ, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, सॉरी कहा हुआ, जर्मनी में हुआ, जर्मनी के स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड स्टुटगार्ड में हुआ। यहां कामा जी ने, मैडम कामा ने तिरंगा, यहां पर मैडम ने क्या किया, नेतृत्व किया, भारत की ओर से इन्होंने नेतृत्व किया। और यहां पर इन्होंने तिरंगा झंडा पहली बार फहराया, पहली बार फहराया था, याद कर लीजिएगा।
पहली बार तिरंगे का झंडा कब फहराया? तो पहली बार तिरंगे का झंडा 1960 में मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। कैसा था ये झंडा? ये तिरंगा हरा, लाल, पीला, हरा, लाल, पीला, ये तीनों रंग का ये झंडा था, इसको तिरंगा झंडे के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मैडम कामा ये कहां से नेतृत्व की थी? पेरिस से की थी। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो पेरिस में हुआ था। उसको कंफ्यूज हो गए थे, पेरिस में हुआ था। और पेरिस में जो हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने यहीं से 1904 में पहली बार स्वराज की मांग की थी। भारत में आकर के 1906 में किया है, लेकिन पहली बार स्वराज की मांग जो है वो दादा भाई नौरोजी ने इसी इंटरनेशनल कांग्रेस के पहले सम्मेलन में उन्होंने किया था। तो ये आपका हो गया पेरिस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमेरिका। अमेरिका में पेरिस हो गया, मैंने कहा था अभी अमेरिका, तो पहले आप देखिए अमेरिका। अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है लाला हरदयाल। ये वही लाला हरदयाल है जो पंजाब से भाग करके, सॉरी, हाँ, पंजाब से भाग करके ये चले गए थे, अमेरिका गए। और अमेरिका में जाकर के इन्होंने, लाला हरदयाल ने यहां पर क्रांतिकारियों के आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। लाला हरदयाल ने यहां पर एक संस्था स्थापित की थी 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, कहां पे? अमेरिका के फ्रांसिस्को, जगह का नाम क्या है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर इन्होंने 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। याद कर लीजिए, गदर पार्टी स्थापना किसने की थी? तो याद कर लीजिएगा, लाला, मैंने ऊपर बताया है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना, भाखना, याद कर लीजिए, सोहन सिंह इसके थे, भाखना इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे उबैदुल्ला, उपाध्यक्ष उबैदुल्ला। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का नाम था, कोषाध्यक्ष का नाम था काशीराम, काशीराम। ये जो है ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल ने स्थापित किया, लेकिन अध्यक्ष कौन था प्रथम? इसका प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। उपाध्यक्ष कौन थे इसके? उबैदुल्ला। और कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम। ऐसे में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसी का एक सदस्य था राम सिंह पेशावरी। याद कर लीजिएगा, उसका नाम क्या था? इसी का एक सदस्य था जिसका नाम था रामचंद्र पेशावरी। इसी गदर पार्टी का एक सदस्य रामचंद्र, याद कर लीजिएगा, रामचंद्र पेशावरी, पेशावर का रहने वाला था। पेशावरी ने गदर पार्टी की ओर से इसने गदर नामक समाचार पत्र, कौन सा, जारी किया था। इसने गदर नामक समाचार पत्र जो है, इसने रामचंद्र पेशावरी ने गदर नामक समाचार पत्र निकाला था। ये साप्ताहिक में था, ये ध्यान रखिएगा, ये काहे में था? साप्ताहिक समाचार पत्र था।
इस समाचार पत्र में देखिए कौन कौन सी भाषा में था ये। एक भाषा में था ये अंग्रेजी, दूसरा था मराठी, तीसरा था गुजराती, चौथा था गुरमुख, चौथा था गुरमुखी, गुरुमुखी यानी पंजाबी कह सकते हैं आप इसको, पंजाबी। पांचवा कह सकते हैं आप उर्दू, हिंदी। पांचवा उर्दू और छठा हिंदी। कितनी भाषा कुल हो गई? 6 भाषा। याद कर लीजिएगा, 6 भाषा में लिखा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी भाषा प्रयोग की गई? 6 भाषा। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, तो ऐसे याद कर लीजिए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, उसके बाद मराठी, गुजराती, गुरुमुखी। कुल 6 भाषा में गदर समाचार पत्र रामचंद्र पेशावरी ने इसे जारी किया था। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं कामा गाटा मारू प्रकरण। ठीक है, कामा गाटा कामा गाटा गाटा मारू प्रकरण 1914। कामा गाटा मारू प्रकरण क्या है? कामा गाटा मारू एक ये जापानी जहाज है, जापानी जहाज है। तो इस जापानी जहाज से जुड़ी जो घटना है इसे लिए इसको कहा गया कामा गाटा मारू प्रकरण। कहानी जो जुड़ी है वो जुड़ी है सिंगापुर और कनाडा से। ठीक है, कहा? कनाडा। ये कनाडा की सरकार ने, यहां ये कह लो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ पहले, सॉरी सरकार नहीं, कनाडा की सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि कोई ऐसा जहाज जो, मान लीजिए ये भारत है, ये सिंगापुर है, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूं, ये जापान है, ऐसे बोल रहा हूं एग्जाम्पल तौर पे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा जहाज, यानी अगर कोई भी भारतीय जो डायरेक्ट भारत से नहीं आया है उसे कनाडा में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट जाएगा, यहां से भारत से डायरेक्ट कनाडा में जाएगा तो उसे घुसने दे देंगे भारतीय। लेकिन अगर वो मान लो यहां से सिंगापुर गया और यहां से आया तो नहीं जाने देंगे, यहां से जापान गया, जापान से कनाडा गया, नहीं जाने देंगे। वही व्यक्ति आएगा जो डायरेक्ट भारत से आएगा, अन्यथा उसको कनाडा में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1913, ये बहुत पहले से था, लेकिन 1913 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भारतीयों को अंदर लेने के लिए एक आदेश पारित किया गया, एक आदेश पारित किया गया कि कुछ भारतीय जो हैं वो भारत में, सॉरी, वो जो अदर स्थान से यानी डायरेक्ट भारत में आकर के किसी भी स्थान से वो कनाडा में आ सकते हैं। जैसे ये सूचना सिंगापुर के ठेकेदार गुरदीप सिंह को जैसे ही सूचना ये गुरदीप सिंह को मालूम हुई कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया है कि कोई जो डायरेक्ट भारत से नहीं आया वो भी जो है कनाडा आ सकता है। और कनाडा, क्योंकि कनाडा में जो व्यापार बड़ा अच्छा चलता था और कुछ लोग पहले से जो रह रहे थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो तुरंत जो है सिंगापुर का ये गुरदीप ठेकेदार जापान पहुंचा और यहां से उसने एक जहाज लिया, पानी वाला जहाज। क्या लिया यहां पे? उसने पानी वाला जापानी जहाज लिया और उस जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू सुन रहे हैं आप लोग? नोट कर लीजिएगा आराम से। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, फिर सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि सिंगापुर का ठेकेदार गुरदीप सिंह
तुरंत जापान पहुंचा। जापान से उसने जापानी जहाज लिया, उस जापानी जहाज का नाम था कामागाटा मारू, और ये कह दिया कि दक्षिण पूर्व एशियाई में जितने भी भारतीय हैं वो मेरे साथ आ जाए, मैं कनाडा लेकर के जहाज जा रहा हूं। तो 376 व्यक्ति जो हैं एकत्र हुए, जहाज में बैठ गए। कितने, इस जहाज में कितने व्यक्ति बैठे? 376 व्यक्ति। 376 व्यक्ति को लेकर के ये कामागाटा मारू जहाज होले 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 जा रहा था। होले होले मतलब पानी में तो धीरे ही चलेगा भाई, होले होले कहेंगे हम, तो ये होले होले धीरे धीरे जा रहा था ये। अब इसी बीच में जैसे ही कनाडा की मीडिया को मालूम हुआ कि एक जहाज जो है वो कहां आ रहा है, वो सीधे जो आ रहा है कहां, कनाडा आ रहा है। मीडिया ने प्रचार कर दिया, अरे भारतीय आ जाएंगे तो यहाँ के जो मजदूर, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे जो है अपना जीवन यापन करेंगे। तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को पलट दिया कि कोई भी ऐसा जहाज जो डायरेक्ट भारत से नहीं आया है उसे, उस भारतीय को कनाडा में घुसने नहीं दिया जाएगा। बस सरकार का भाई कोर्ट अगर आदेश दे दी तो क्या करेगी पुलिस? तैयार। पुलिस तुरंत जो है कनाडा के सीमा सीमा बॉर्डर का जो था वहां पर तैयार हो गई। वो स्थान था वैंकूवर। कौन सा? वैंकूवर नामक बंदरगाह, याद कर लीजिएगा। कनाडा की पुलिस जो है, जो जहाज आ रहा था उस जहाज को वैंकूवर वैंकूवर याद करें, वैंकूवर बंदरगाह। ये वैंकूवर बंदरगाह कहां है? ये वैंकूवर जो बंदरगाह है ये आप कहोगे कनाडा में। वैंकूवर बंदरगाह कनाडा में, और कनाडा में इस जहाज को रोक लिया गया। जब जहाज को रोक लिया गया कि किसी भी भारतीय बंदर ने, भाई आदेश है कोर्ट का, ये ऐसे समझो, ये है कनाडा और ये है बंदरगाह, यानी सीमा रेखा। ये कनाडा के इस ओर पुलिस है और यहीं और खड़े हुए कुछ भारतीय हैं। कुछ भारतीय जो कनाडा में रह रहे थे, उनका नाम रहीम सिंह, ठीक है, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक आदि। बलवंत सिंह कौन कौन नाम है, फिर से क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं आपको हम कौन कौन से इनमें नाम है, क्योंकि आप लोग दोबारा लिखेंगे नहीं। हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत मिश्र, मैं लिख दे रहा हूं, फिर से क्लियर कर देते हैं। इसमें हुसैन रहीम, नोट कर लीजिएगा, हुसैन रहीम, बलवंत मिश्र और सोहन लाल पाठक, ये लोग थे। इन लोगों ने बाकायदा विरोध किया, नहीं भाई इनको आने दीजिए, आप लोग अब आ चुके हैं तो अब तो आने दे दीजिए। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, आदेश तो आदेश। अब ये लोग घुस नहीं पा रहे थे, समझ रहे हैं, बस थोड़ा बचा है, ये लोग घुस नहीं पा रहे थे। तो इन लोगों ने बाकायदा यहां पर इन्होंने कमेटी गठित की, शोर कमेटी, इसी को कहते हैं तटी कमेटी। शोर कमेटी या तटी कमेटी गठित करा था इन लोगों ने। बाकायदा कमेटी कुछ लोग को इकट्ठा कर लिया, नहीं भाई इन लोग को आने दो, लेकिन सरकार, पुलिस टस से मस नहीं हुई, मजबूरन इस जहाज को वापस सिंगापुर की ओर चलना पड़ा। जब ये सिंगापुर यानी सिंगापुर की ओर जा रहा था वापस, तो सिंगापुर वापस जा रहा था, इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 में। तो भारत की सरकार, ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश पारित कर दिया कि वो जहाज अब जापान का जहाज था और जापान मेन था इसमें, तो कह दिया ये जहाज अब ना तो जापान ना सिंगापुर नहीं जाएगा, ये सीधे भारत आएगा। अब ये कामागाटा मारू जहाज जो है वैंकूवर से चल पड़ा, ठीक है, वैंकूवर से जहाज ये चला और ये भारत आ रहा था। अब बहुत सारे ऐसे थे जिनका परिवार छूट गया था, भाई वो लोग तो सिंगापुर में छोड़ आए थे, कोई जापान में छोड़ दिया था, तो वो जितने मजदूर लेबर थे बहुत गुस्से में थे।
और क्यों? क्योंकि भाई भारत में उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा। तो ये लोग भारत में आए, तो भारत में कहाँ आए? भारत में कलकत्ता। भारत में कहा? कलकत्ता। कलकत्ता कौन सा बंदरगाह? बज बज, बज बज बंदरगाह जहाज पहुंचा। यहां पहले से ही ब्रिटिश पुलिस उपस्थित थी। जैसे ही जहाज से ये भारतीय मजदूर उतरे, बस फिर क्या हुआ कि पुलिस और उनमें जो है, पुलिस और भारतीयों में बस हाथापाई गुद्धामती यानी लड़ाई होने लगी। लड़ाई हुई तो इसमें 202 लोग गिरफ्तार हुए, 18 व्यक्ति मारे गए। इससे 18 व्यक्ति मारे गए, 202 गिरफ्तार हुए। अब जोड़ दो, इनमें कितने होंगे? 218 और 202 कितने हो जाएंगे? अब जोड़ लीजिए इसको। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, अभी पहले देखें कितने लोग हैं। 202, ठीक, बिल्कुल सही है। 18 और 202 यानी कुल हो जाएंगे ये 220। अब अगर हम 376 में 220 घटा दे, कितना? 6। यहां बचेगा आपका, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा आपका 5, यहां बचेगा 1, यानी 156 व्यक्ति ये भाग गए। कितने व्यक्ति भाग गए? 156 व्यक्ति भाग गए। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो है कामागाटा मारू प्रकरण पूरा हो गया। समय ज्यादा हो गया है, 2 चीज बची है, उसको हम कल बता देंगे, या आपको हम पीडीएफ के एक ही थोड़ा थोड़ा है 4-4 लाइन का, वो मैं भेज दूंगा। तो चलिए आज इतना ही काफी है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, कल फिर मुलाकात होगी।